नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा आपसे कहते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, और ये जो हम बोल रहे हैं ना, काफ़ी हद तक ये सत्य है। क्योंकि नंबर्स ना आपको पहले यहाँ पे ना एकदम चौकन्ना कर देंगी, कुछ तो चल रहा है भाई कंपनी में। आप देखो, मतलब बस ये बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है नंबर्स को लेके। नंबर कुछ और सामने से आपको भले दिखा रहे, लेकिन वो आपको ज़रूर बताएंगे कि इसमें चल क्या है। नंबर्स झूठ आपसे बोल ही नहीं सकते। नंबर्स जब भी ना आपको अपने आप को आपके सामने जब प्रेजेंट करते हैं ना, अगर उसके अंदर कुछ भी रेड फ्लैग है तो तुरंत वो नंबर्स ना हमें शो करने लगते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आप अपनी नज़रें यहाँ पे टिका के रखो। नंबर्स बात ये है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। क्या होता है, जब हम किसी कंपनी को बहुत जानते हो, वो हमें पसंद आने लगती है जब, और हम उसके बारे में बस अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। हम सोच ही नहीं सकते कंपनी कभी ख़राब हो सकती है, कंपनी के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होता है ना, हमें उसके रेड फ्लैग दिखने बंद हो जाते हैं। अगर आप रेड फ्लैग सीखना चाहते हैं कि कैसे ढूंढते हैं, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझाएगी कि रेड फ्लैग कैसे ढूंढा जाता है। तो क्या होता है कि वो चीज़ ना आपको पूरी तरह इग्नोर कर देते हो, आपको ना नज़र ही नहीं आएगी। आपको क्या लगेगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको नहीं डिसाइड करना है। आपको ये चीज़ बिल्कुल डिसाइड नहीं करना है। आपको ये जाके देखना है कि नंबर्स क्या बता रहे हैं आपको। क्या नंबर्स का जो इम्पैक्ट है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा बड़ा पड़ने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच के ऐसे इग्नोर कर देंगे कि नहीं, हम मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे और आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। इतना याद रखिए, जो होता है वो नंबर्स के हिसाब से होता है, जो होता है हमारे सामने अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से बोलना आप छोड़ दीजिए, मुझे लगा, मुझे ऐसा दिखा। नहीं, आप पहले नंबर्स को पढ़ना सीखें, नंबर्स समझिए, नंबर आपसे क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि नंबर्स हमसे काफ़ी अच्छी तरह बैठ के वार्तालाप करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि इस समय कंपनी में क्या चल रहा है, इस समय कौन सा सेक्टर भागने वाला है। ये सब भी आपको कौन बताएंगे? फंडामेंटल्स बताएंगे, टेक्निकल्स बताएंगे। न्यूज़ पढ़िए, अच्छे समझ में आएगा ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखना है तो ये वीडियो यहाँ पे आप इजीली आके यहाँ पे एकदम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने यहाँ पे बना सकते हो चार्ट्स को लेके। एक वीडियो और है टेक्निकल एनालिसिस पे करके, ये इधर से ना, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि चार्ट के बारे में कैसे समझे, चार्ट क्या होता है, तो यहाँ आके आप आराम से सीख सकते हो। तो आज हम जिस स्टॉक के यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है हिंदुस्तान मोटर। आज हम इसके बारे में यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं कि कंपनी की कंडीशन देखिए क्या चल रही है इस समय। आप देख के ना बहुत ही ऐसे अचंभित हो जाएंगे कि क्या रहा है इसमें। और इसके फंडामेंटल्स जब देखोगे ना आप, फंडामेंटल्स क्या मतलब ये कि क्या इनके फंडामेंटल्स वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा मायने रखती है ना। अभी क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन में, अभी का बताइए, अभी कंपनी क्या करे, क्या ये स्ट्रांग है या वीक है, इसके फंडामेंटल्स, इसके जो फाइनेंशियल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्दी हैं। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो कैसे बर्डन उठाएंगे बिजनेस का। फाइनेंशियल्स का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करनी है। चलिए कंपनी के पहले फंडामेंटल्स को देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके हर एक स्टेप को यहाँ पे हम नज़र डालेंगे क्या हो रहा है कंपनी में। ये देखिए क्या है, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 312 करोड़ का। मतलब ये जो नंबर है ये तो आपको सामने से बता रहा है कि मैं एक स्मॉल कैप कंपनी हूँ, एक छोटी सी कंपनी है ये, ठीक। ये तो पहले स्टार्टिंग में पता समझ में आ गया, कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटी है। अगर आप देखोगे कंपनी के सेल्स ग्रोथ को, तो स्टार्टिंग में सेल ग्रोथ दिख रहा है नेगेटिव में चल रहा है। तब कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत भयंकर गिरी हुई है, ऐसा भी यहाँ पे देख के हमको लग रहा है। और अर्निंग पर शेयर देखोगे तो वो भी नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में अर्निंग पर शेयर। और स्टॉक भी 71 पे जाके बैठा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस स्पीड से, ये स्पीड की बात होती है। अब अर्निंग तो यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है, जिस स्पीड से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है। शेयर प्राइस तो भागते जा रहा है, लेकिन अर्निंग्स कुछ कमा नहीं रहे, वहीं के वहीं ऐसे बैठे सुस्त होके। तो क्या होगा, जब ये नहीं बढ़ेगा, मात्र ये बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो स्टॉक भी बढ़ रहा है। और ये कब बढ़ेगा, जब लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, लोगों को लगेगा कि अरे ये कुछ अलग
चमत्कार कर रहा है यहाँ पे, हमको तो खरीद लेना चाहिए, ये तो अब ऊपर जाएगा। जब ये चीज़ें ऐसे होती हैं तो स्टॉक भी यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि स्टॉक भी क्या है, स्टॉक भी एक मार्केट का ओपिनियन है, एक परसेप्शन है। स्टॉक भी हमें ये बताता है कि इस समय स्टॉक को लेके लोगों का क्या नज़रिया बना हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ हमें यही दर्शाता है यहाँ पे। और कुछ अगर यही स्टॉक भी गिरा होता तो ऑब्वियस सी बात यही होता ना कि प्राइस नहीं बढ़ा। प्राइस कब नहीं बढ़ता, जब ये अट्रैक्टिव नहीं रहता, लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तभी तो स्टॉक प्राइस गिरता है। और क्यों गिरेगा, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। इधर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करिए अपनी। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसके हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्या है, कंपनी की, ये है कंपनी की सेल्स, देख रहे हो। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे, आप खुद बताइए कि आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी नज़र में यहाँ पे क्या चल रहा है, आप बताएं हमें। आपको क्या लग रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे। करंट प्राइस कितनी थी स्टॉक की, 14.9, कितनी, 49 पॉइंट, मतलब 15 रुपीज़ का है ये शेयर इस समय। क्या आप इसको 1 रुपया भी देना पसंद करेंगे। हम आपसे एक क्वेश्चन पर पूछ रहे हैं बार बार, क्या आप इसको 1 रुपया देना पसंद करेंगे। अगर हाँ है तो क्यों दोगे, ये बताइए आप हमें, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप अभी भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्यों करना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन देखिए, कंपनी 2015 में 15 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, यानी अपने कोर बिजनेस से इतना ये रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। और अब क्या हो रहा है, मतलब ये तो सोचिए, अभी हम ऊपर का ही देख रहे हैं, इसलिए नीचे भी नहीं जाएंगे। अब आज ये नेगेटिव में है, शून्य में, कुछ नहीं बना रही है, ये कभी से कुछ कर नहीं पा रही थी। अगर आप इसके एक्सपेंस को देखेंगे तो ये जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उससे ज़्यादा तो इसका यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है। सेक्टर कौन सा है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है। अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर की है, देखो मोटर भी लिखा हुआ है, आपको चीज़ें दिख रही होंगी, कंज्यूमर, और यहाँ ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ये चीज़ें आपको समझ आ रही, कंपनी क्या कर रही है। हाँ तो बताइए, कंपनी की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी जो भी कर रही थी, क्या उसकी कंडीशन ख़राब लग रही है। क्या आपका मन करेगा इसको जाके डीप में स्टडी करूँ मैं, कैसे मन करेगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स होते, अट्रैक्टिव नंबर्स होते जो हमें बोलते कि खरीदो, तब जाके हम पढ़ते ना कंपनी का, अच्छा कंपनी ये कर रही है। अभी क्या होगा, जब आप इन्वेस्ट करते हो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले नंबर्स देखोगे, एक बार नंबर्स लुभावन हो गए तो नीचे जाके डीपली स्टडी करते कंपनीज को कि कंपनी में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट कौन है, क्या कर रहा है मैनेजमेंट, तो फटफट वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब हर चीज़ यहाँ पे हमें नेगेटिव दिखेगी तो हम कैसे इसको आगे जाके पढ़ेंगे, आप बताओ। ये जितना कमा रही है उससे ज़्यादा तो इसके खर्चे हैं, एक्सपेंस, कितना मतलब शर्मनाक काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो इनका ऑपरेटिंग कोर बिजनेस से प्रॉफिट आना चाहिए वो तो लॉस में आ रहा है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये मात्र लॉस के और कुछ भी नहीं बनाती, सिर्फ और सिर्फ ये लॉस बना रही है। देख रहे हो, कंटिन्यू बस लॉस है। ऑब्वियसली बात है, जब ऊपर की चीज़ें, ये सेक्शन अगर खराब हो गया तो नीचे की चीज़ें आपको कैसे अच्छी मिल सकती है। आप देखो ना, EBITDA मार्जिन्स भी गिरे हुए हैं। गिरे हुए का क्या मतलब होता है, नेगेटिव में है। अगर आप देखो तो कंपनी की बस यहाँ पे एक चीज़ है, अदर इनकम। देख रहे हो आप, अदर इनकम देख रहे हो, कंपनी अदर इनकम से इतना कमा रही है, कंपनी अदर इनकम से कमा रही है। काफ़ी सालों से देखो कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके रखा जाता है। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो किस तरह कहीं कहीं पॉजिटिव है, कई साल पे, 2022, 23, 24, 25, 2019, 18, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे रिटेलर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हमारा बॉटम लाइन तो मुनाफे में है, लेकिन ये मुनाफा आया कहाँ से। ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि ये मुनाफा आया तो आया कहाँ से आया, अदर इनकम। ये देखो, कहीं ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन इनके अदर इनकम में ग्रोथ बनी हुई है। ये चीज़ हमें साफ साफ दर्शा रही है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कंपनी मुनाफा कमाने में तो असमर्थ है, बहुत ही बुरी तरह से। कभी कभी नेगेटिव नहीं, ये हमेशा ही नेगेटिव, यानी कि हमेशा ही लॉस में रहे कंपनी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे साफ क्लियरिटी मिल रही है कि यहाँ पे इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैनिपुलेट करने का तरीका है, ऐसे ही मैनिपुलेशन किया जाता है। क्योंकि जो नॉविस रिटेलर होते हैं उन्हें नहीं पता
पता कि कैसे एनालाइज किया जाए, हमें क्या देखना है, जिसके चक्कर में वो बॉटम लाइन देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। अरे कंपनी तो प्रॉफिट कर रही है सोच के वो आगे निकल जाएंगे, इससे क्या होगा? ऑब्वियसली पता उन्हें लॉस फेस करना पड़ेगा ना, और क्या करेंगे वो। आइए थोड़ा बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं, बैलेंस शीट क्या कर रहा है। इनके रिजर्व्स तो पूरी तरह से खत्म है और ये नेगेटिव में भी चल रहे हैं। इनके रिजर्व्स आप देख रहे हो क्या हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने लोन लिया हुआ था, बोरो किया हुआ था। अब यहाँ पे फिक्स असेट को बेच के, ये अपने फिक्स असेट को बेच के अपनी बोरिंग्स भर रहे हैं। इसका मतलब तो यही निकलेगा ना, एक टाइम था इनके पास यहाँ पे 29 करोड़ का फिक्स असेट था। अब फिक्स असेट होता किस लिए? फिक्स असेट में यही है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें जिससे कि आपका कोर बिजनेस चलता है। अब कंपनी बोलते हैं ना, अरे कंपनी ने कैपेक्स किया, कंपनी ने कैपेक्स किया, वो खर्च कर रही है। क्यों कर रही है? वो इसीलिए कर रही है ना, ताकि वो यहाँ पे अपने अपर लाइन को, अपने सबसे ऊपर वाले लाइन को बढ़ा सके, इसमें ग्रोथ देख सके, कोर बिजनेस को आगे बढ़ा सके। फ्यूचर में अगर ग्रोथ चाहिए तो ऑब्वियसली बात है तो काम करेगी। लेकिन जब आप अपने फिक्स असेट को सेल कर दोगे तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? ये तो बहुत चिंताजनक बात है ना। ये चीज तो क्या आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए हमें कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इस चीज को तो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, इससे सारी चीजें खराब हो सकती हैं आपकी। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है इस समय। कंपनी में फिक्स असेट सेल कर रही है, रेवेन्यू अगर आप देखो तो पूरी तरह से शून्य हो चुका है। आप बताओ क्या ये जस्टिफाई हो रहा है 15 रुपया? आप किसी को भी 15 रुपया क्यों दोगे भाई? जब तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो हम आपको 15 रुपया दे तो दे किस लिए? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। हम क्यों दे भाई इसको 1 भी रुपया जब तुम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो? अगर आप देखोगे कुछ चीजें और है जो यहाँ पे चिंताजनक है, आपको उसको भी यहाँ पे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आइए, अब कैश फ्लो क्या है? कंपनी नेगेटिव में बैठी है, कंपनी बहुत बुरी तरह से। और क्या? और नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे इनकी रेशियोज की तो पूरी बैंड बजी पड़ी है। यहाँ पे आप देखो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक फंस चुकी है। 2,67,000 लोग हैं। एक टाइम था कि ये और ज्यादा था, 2,73,000 ये हाईएस्ट है। यहाँ पे लोग जम के थे, पर क्यों थे आप बताओ? कभी भी। अब फिर लोग क्या बोलेंगे कि जब शेयर प्राइस गिर जाता है तब लोग आते हैं बताने कि ये आप बताओ क्या कभी भी यहाँ पे इसने कभी आपसे कहा कि 2015 में भी कहा कि मुझे खरीदो, 2016 में कहा? कभी भी ये शेयर ने, ये कंपनी ने आपसे कहा है कि आप हमें खरीदो? कभी भी कहा है? नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है स्टॉक ने कि आप हमें खरीदो। इसके एक भी आइटम्स ने आपसे उठ के आपकी, उसने एक भी आइटम ने आपको अट्रैक्ट ही नहीं किया होगा ना, क्योंकि वो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जानते हैं क्या हो रहा है कंपनी में। हम हमेशा इसलिए आपसे बोलते हैं ना, नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, उनके अंदर है ही नहीं झूठ बोलने वाला डिवाइस, वो आपसे झूठ ही नहीं बोलेंगे। बस आपकी प्रॉब्लम है कि आपको ही नहीं दिखता। अगर आप देखें तो एफआईज की तो होल्डिंग नहीं है, डीआईज बैठे हैं 2% लेके। अब पब्लिक में लोग भरे 65% की होल्डिंग है, जिसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पब्लिक का अच्छा खासा होल्डिंग है, जो कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2,73,000 से घट के अभी भी 2,67,000 लोग बैठे हैं। ये कम नहीं है भाई, ये घर घर बैठा हुआ स्टॉक बना हुआ है इस समय। ये तो बहुत ही चिंताजनक वाली बात है ना कि ऐसे लोग, देख रहे हो आप, ये जो इंडिविजुअल जो यहाँ पे जो बैठा है ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, देखो कैसे निकल गया। आपको पता भी नहीं चला होगा वो कब आपको सेल करके स्टॉक निकल गया। अभी जो स्टॉक सेल कर रहा है आप देख रहे हो, परसेंट उतने का उतना ही है ना। इसने सेल कर दिया, परसेंट तो उतने का उतना ही है। इसने किसको बेचा? इसने नॉविस रिटेलर को बेचा। और किसे बेचेगा? नॉविस रिटेलर नहीं तो और कौन? उनको ही बेचेगा और किसी को नहीं। चार्ट्स में देखें, ये देखो, ये देख रहे हो आपके सामने वीकली चार्ट है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे यहाँ पे। ये देखो चार्ट की कंडीशन, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका हाईएस्ट था 94.82। अभी ये वहाँ से गिर रहा है, वहाँ से गिर के 15 रुपये पे आ गया है। अब आप बताइए क्या ये जस्टिफाई हो रहा है कहीं से भी कहीं तक? क्या स्टॉक ने आपसे कहा कि मुझे खरीदो और आपने खरीद लिया? इसका पुराना डाटा भी यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका ये होमवर्क है। अब आपको जाके इसके पिछले डाटा को ढूंढना है, 2015 के पहले का। आप यहाँ से ढूंढिए, जहाँ से ये लिस्ट हुआ है ना वहाँ से आप इसको देखना। 2003 से ढूंढिए कि 2003 से अगर आपको मिल जाए
चलिए अच्छा एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कब से, यहाँ पे भी 2012 से ही है। अगर हम देखें तो 2012 से इसने अपना हाई कब मारा था, 2008 में। तो आपको जाके देखना है कि 2008 में क्या कोई ऐसी गतिविधियां हुई थी, क्या ऐसा कोई हमें इंडिकेशन मिला था जो हमें जागरूक कर सके कि हमें स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ भी यहाँ पे साइन ना मिले कि ये स्टॉक अच्छा है या कि बुरा है। ये चीज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको ना ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चीज़ें तो ज़रूर, नंबर्स आपको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप देख रहे हो ना कितने साल से कंपनी की कंडीशन क्या ख़राब है। आपको पता है एक कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, अभी रिसेंट में ही पढ़ा है। उस कंपनी का क्या नाम है, वो अमेरिका की कंपनी क्रीडेंट, हाँ मिल गया। ये जो कंपनी है ना, हमने इसके आने पढ़ी थी, क्या हो गया था, ये तो मर्जर के बाद इसका नाम पड़ा था क्रीडेंट। इसके पहले उसका नाम था CUC करके कुछ था कंपनी का नाम। ये देखिए ये कंपनी है CUC करके है, ये रहा, हाँ इंटरनेशनल कंपनी। अब तो बंद हो गई रहेगी जहाँ तक हमें लग रहा है, इतना हम नहीं पढ़ पाए इसको डीप में। लेकिन इसमें पता है क्या हुआ था, इसने क्या किया था, इसने बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है इस कंपनी ने, बहुत बड़ा। वो तो जब मर्ज हुआ, कंपनी मर्ज होने के बाद जब इसका नाम क्रीडेंट पड़ा, उसके बाद धीरे कुछ ही महीनों में, जैसे इसका मर्जर हुआ ना, उसके कुछ ही समय बाद इसकी पोल खुल गई। इसका स्कैम मालूम है आपको, सामने आया। कंपनी क्या करती थी आपको पता है, ये क्या करती थी, जितनी भी सेल्स होती थी इनकी, मान लीजिए कि इनकी 100 करोड़ की सेल हुई, और मार्केट में देखेंगे कि जो एनालिस्ट है या फिर मार्केट का ओपिनियन देखेंगे कि कितनी की उम्मीद रख रही है। अगर मार्केट इससे 110 करोड़ का अगर उम्मीद कर रही है, तो ये क्या करेंगे, 10 और बढ़ा देंगे अपना रेवेन्यू, कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, मालूम कहीं ना कहीं उस चीज़ को एडजस्ट करेंगे और वो चीज़ कर देंगे। धीरे धीरे उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया, फिर क्या हो गया, फिर उनको लगा कि अब कहाँ से एडजस्ट करें, क्योंकि क्या करते थे ना, अगर उनका असेट, अगर जो उनका वन टाइम होता है ना इम्पेयरमेंट, जिससे कि फिर क्या होता है कि प्रॉफिट पे वो इफेक्ट पड़ता है, वो भी चीज़ वहाँ पे ये बुक नहीं कर रहे थे। ये अपने रिजर्व के साथ खूब खेले, ये अपने रिजर्व के साथ ना कंपनी खूब खेली, और फिर क्या करने लगी, मर्जर एक्विजिशन करने लगी कुछ टाइम तक, कि मर्जर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, जिससे कि चीज़ें वहाँ से भी होंगी, मतलब बोलेंगे इतनी कंपनी है उतने का बोल के, और यहाँ पे उस चीज़ को दिखा देंगे, अपने रिजर्व को अलग कर लेंगे कि कंपनी का मतलब ये कंपनी इतने की है, और फिर मतलब कंपनी उतनी की नहीं रहेगी, उस चीज़ को, वो पैसे को क्या करेंगे, फिर अपने रिजर्व उसमें दिखा देंगे, अपने रेवेन्यू में दिखा देंगे। मतलब ये इन्होंने बहुत ऊपर नीचे किए, और ये ना कम से कम 12 से 13 साल इन्होंने ये स्कैम चलाया। उसके बाद जब इनका मर्जर हुआ, कोई दो मतलब ये क्या बोलते CUC कंपनी और एक कंपनी, फिर दोनों जन ने मिल के जब मर्जर किया ना, अपना मर्जर करने के बाद जब ये जो कंपनी, उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया, क्रीडेंट रख दिया कंपनी का नाम। और फिर जब कंपनी का नाम ये पड़ा, फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, फिर जाके इनका स्कैम लोगों के सामने आ गया कि भाई ये तुम क्या कर रहे थे। आपको पता है कितना बड़ा, मतलब स्टॉक प्राइस तो बहुत धड़ल्ले से गिर जाएगा ना, कि आप इतना बड़ा जब आप स्कैम करोगे, आपके आंखों के सामने जब स्कैम आएगा, तो फिर यही, और वो भी ना तुरंत तो पब्लिक को नहीं पता चलने मिला था, धीरे धीरे पता चला, लेकिन स्टॉक प्राइस तो गिर जाएंगे। और जो 3 लोग थे ना, जो मेन 3 लोग थे, CEO और COO करके थे, ये 3 लोग को क्या किया, फिर इन लोग के ऊपर फ्रॉड का चला, केस वगैरह चला इनके ऊपर, और ये तीनों जन को तुरंत कंपनी से निकाला गया, क्योंकि ये 3 लोग ने मिलके ही पूरा स्कैम किया हुआ था। बहुत अच्छी स्टोरी, मतलब स्टोरी की एक सीख है, रियलिटी है, आपको यहाँ से एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि कंपनी ने क्या किया हुआ है। यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि स्कैम कैसे किया जाता है, कंपनी कैसे अपने नंबर्स को छुपाती है, वो सारी जानकारी ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको पढ़ना एक बार कंपनी के बारे में, कि कंपनी ने कैसे स्कैम किया था, तो आपको ना और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। हमने भी पढ़ा था कंपनी को, बहुत अच्छी मतलब क्लैरिटी वगैरह मिला था कंपनी के बारे में, अच्छा कंपनी ऐसे कर रही है, ये कर रही है। देखा ना कैसे भी कर सकते हैं, नंबर्स को ना ट्विस्ट करने लगते हैं, मतलब नंबर्स को नहीं, ये क्या करेंगे, नंबर्स को तो इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे इन्फ्लेट किया रेवेन्यू को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मतलब अगर एक नंबर से एक आइटम को दूसरे आइटम से अगर जोड़ेंगे, मतलब हिला रहे थे, कहीं ना कहीं आइटम तो आपको बता ही रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। वो ना आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आपको चीज़ों से बचना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको पढ़िए, उसके बाद आपको ना देखना है कि मैनेजमेंट क्या काम करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट अगर कैपेबल है
तो ही बिजनेस चलेगा ना। अगर वो ही नहीं कैपेबल है तो कैसे बिजनेस चलेगा। ये बात भी आप हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।